So, once again, hello friends. I hope you all are well. आज हम पढ़ेंगे जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, थोड़ा बहुत जानेंगे। अभी जो भी हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल सुपरफिशियल लेवल पर पढ़ रहे हैं, ओवरव्यू लेवल पर पढ़ रहे हैं। इसमें हम मेनली बेसिक बेसिक चीज़ें जानेंगे, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए ये सारी चीज़ें हो रही है, ये वीडियो बनाया जा रहा है। इसमें आप अगर डीप नॉलेज लेना चाहते हो तो डीप नॉलेज के लिए और भी इसके बार बार बड़े कोर्सेज लाऊंगा, बड़ी सीरीज लाऊंगा, बड़े वीडियोस लाऊंगा जिसमें सारा कुछ इन डेप्थ और वन गो में होगा। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। यहाँ पर मैं पहले जैसे मैंने कल बताया था, कल कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर की थी और हम शुरू करते हैं कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग। अब जैसे इसमें ऐसे समझो कि देयर इज अ पर्सन, ठीक है, कोई भी पर्सन है, मान लो एक पर्सन है ए, अगेन कल की तरह, और एक पर्सन है बी। ए जो है वो इंडिया में है और बी जो है वो मान लो अब्रॉड है, अब्रॉड में कहीं भी, एनीवेयर, ओके, जो आपको देश पसंद हो लगा लेना। एक इंडिया में है, एक अब्रॉड है। तो यहाँ पर जो इंडिया में जो अकाउंटिंग चलेगी वो इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चलेगी। अब लोगों को पता होगा या नहीं पता तो बता देता हूँ, हमारी जो अकाउंटिंग चलती है वो इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चलती है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ओके। हमारी जो अकाउंटिंग चलती है वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की उससे बेसिस पर चलती है। ये थोड़ा सा मुझे एक्सपीरियंस का, मैं भी स्टैंड से। सो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के रूप से चलती है और अब्रॉड जो है, अब्रॉड मान लो यूएस है, तो उनका अपने स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, यूएस स्टैंडर्ड जैसे लिखे होते हैं कॉमन भाषा में समझने के लिए, यूएस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चलती है। अब मान लो यहाँ कोई कंपनी है, कोई भी कंपनी है, उसका यूएस में भी कोई ना कोई ट्रांजैक्शन हो सकता है। आजकल सब कुछ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, ठीक है, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, ओके। तो कुछ भी हो सकता है। जैसे हम आउटसोर्सिंग करते हैं, बड़े बड़े जो बिग 4 कंपनीज हैं, यानी उनकी जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, यहाँ वाला तो अपने हिसाब से रिकॉर्ड करेगा अपनी बुक्स में और यहाँ वाला अपने बुक में रिकॉर्ड करेगा। लेकिन अब जब इस तरीके से रिकॉर्ड होगा तो क्या हम उसको क्लियरली समझ पाएंगे? क्या हम उसको समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जिस हिसाब से लिखेगा, हो सकता है इनके स्टैंडर्ड कुछ अलग हो, इनके स्टैंडर्ड कुछ अलग हो। तो यहीं पर सारा खेल आता है हमारा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिंसिपल्स का। ये होते क्या है, बहुत लेमन टर्म में समझ लेते हैं। यहीं पे मैं लिख देता हूँ, चलो एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, ठीक है। तो ये होता ये है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड we accept some common principles to work in harmony for doing अकाउंटिंग, ओके। अकाउंटिंग में ऐसे लिख दे रहा, शॉर्ट फॉर्म होता है अकाउंट को हम अकाउंटेंसी में इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड वी एक्सेप्ट सम कॉमन प्रिंसिपल्स टू वर्क इन हार्मनी फॉर डूइंग अकाउंटिंग। तो यानी कि जो भी काम होगा, इसे कहते हैं GAAP, शॉर्ट फॉर्म है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। यानी कि जहां पर जो चीज डेबिट हो रही है और क्रेडिट हो रही है इंडिया में, सेम चीज यूएस में भी या किसी भी अब्रॉड कंट्री में भी
उसी बेसिस पे हम रिकॉर्ड करेंगे। अगर यहाँ पर हम एक्सपेंस डेबिट कर रहे हैं तो वहां पर भी हम एक्सपेंस डेबिट ही करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे हम क्रेडिट कोई भी अकाउंट कर रहे हैं, मान लो कैश अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं, तो वहां पे भी हम कैश अकाउंट ही क्रेडिट करेंगे। इससे होता क्या है कि हमको एक कॉमन प्लेग्राउंड मिल जाता है, ठीक है। और हमें जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें हम इजीली ट्रांजैक्शंस को हम इजीली या इजी वे में समझ सकते हैं, ठीक है। इजी वे टू अंडरस्टैंड। एक इसको मैं और थोड़ा अच्छे वे में लिख देता हूँ। इससे होता क्या है, हमारी ट्रांजैक्शन जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है, ट्रांजैक्शंस कैन बी क्लियरली understood by any knowledgeable sorry for the writing professional। knowledgeable professional मतलब जो कॉमर्स की और अकाउंटिंग की नॉलेज रखता है, क्योंकि अदर को थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन जो होती है हम इजीली समझ सकते हैं। कितना क्लियर है? इस वजह से बस यही है गैप में, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिंपली है। और आगे जब आप डिटेल में पढ़ोगे, सीए वगैरह करोगे, तब कई चीज़ें आपको मैचिंग बताई जाएंगी, क्या होता है क्या नहीं होता। ये बिल्कुल बिल्कुल मैंने बेसिक लेवल पर बताया आपको, एकदम कॉमन लेवल। ओके, फिर हम यहाँ पे समझते हैं अब आ जाते हैं बेसिक कंसेप्ट, बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट। बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट में क्या कौन कौन से आ जाते हैं? ये आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऑलमोस्ट 13 है। एक लेवल के बाद ये सब थोड़े कॉमन होने लगते हैं। इस तरीके अगर आप यहाँ से देखोगे तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको ये चीज़ें कॉमनली नज़र आने लगेगी। ये थोड़े थोड़े स्पेसिफिक होते हैं जो ब्रॉडली आपको एक आइडिया दे देते हैं कि एक्चुअल में क्या कंसेप्ट हम लगाने चाहिए, ठीक है, हम अकाउंटिंग में लगाते हैं। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का मतलब क्या है कि जो भी कंपनी होगी, यानी मान लो कि ए पर्सन इज द ओनर ऑफ ABC लिमिटेड। ओके, अगर कोई भी एक पर्सन है ABC, इसको ऐसे लिख देता हूँ और क्लियर समझने के लिए। ABC प्राइवेट लिमिटेड, ओके, का ओनर है। तो ये जो ए पर्सन है, ये जो पर्सन है ए, और ये जो फर्म है इसकी, ये जो कंपनी है, हम फर्म भी कह देते हैं, कंपनी कहते हैं। तो कानून की नजर में, इन दी आइज ऑफ लॉ, इन दी आइज ऑफ लॉ, ए पर्सन एंड ABC जो उसकी कंपनी है, बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटी। यानी कि ABC जो भी ट्रांजैक्शन या प्रोसीजर कर रही है, उसका सीधे सीधे जिम्मेदारी ए पर नहीं आती है, ठीक है। अगर ये ओनर है फिर भी इन दोनों को लीगली अलग अलग टर्म्स में देखा जाएगा इन दी आइज ऑफ लॉ। इन दी आइज ऑफ लॉ में यानी कि कोई भी अगर ट्रांजैक्शन होती है, कोई भी फ्रॉड होता है, कोई भी अलग चीजें होती हैं, इसलिए हम उसमें हम क्या करते हैं कि कंपनी को बहुत एक एज अ सेपरेट आप समझ लो कि उसे हम वर्चुअल पर्सन मानते हैं, ठीक है। इसको ऐसे समझ लो कि वर्चुअल लीगल पर्सन है, ठीक है। अब ये हाई कोर्ट वगैरह की आप रीडिंग्स पढ़ सकते हो, और भी जो इंटरप्रिटेशन है
वो पढ़ सकते हो। बेसिक ये कंसेप्ट है, पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया, यानी कि जो कंपनी है और जो उसका ओनर है वो टोटली दो डिफरेंट एंटिटी हैं, दो सेपरेट चीज़ें हैं, दोनों आप मिक्स नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ मैं एक पर्सन हूँ, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं एक पर्सन हूँ और मैं ही एबीसी वर्चुअल फर्म लिमिटेड हूँ, ऐसा नहीं। वर्चुअल एबीसी प्राइवेट लिमिटेड हूँ मैं नहीं, ठीक है। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एक सेपरेट कंपनी है और ए पर्सन जो उसका ओनर है वो सेपरेट पर्सन है। इसको अलग ट्रीट किया जाएगा लॉ में, इसको अलग ट्रीट किया जाएगा लॉ में, ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं, क्लियर कर दूं, इट्स क्लियर, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं हम मनी मेजरमेंट कंसेप्ट पर। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये कहता है कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन जो करोगे वो मॉनेटरी टर्म्स में ही होनी चाहिए। मॉनेटरी टर्म्स का मतलब क्या हो गया, जब तक कोई चीज आप पैसे में ना तोल सको, मनी या उसके इक्विवेलेंट, मनी या उसके इक्विवेलेंट, ठीक है, मनी और इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कैसे, मान लो एक तो कैश हो गया, दूसरा शेयर्स हो गए, ये सभी क्या मनी इक्विवेलेंट है। इंश्योरेंस वगैरह हो गया, ये भी क्या मनी इक्विवेलेंट। जब आप इंश्योरेंस क्लेम कंप्लीट कर लेते हो, आपको उसका लंप सम अमाउंट, मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है। तो ऐसी चीज़ों जो मनी में आप मेजरमेंट कर सकते हो। मनी में आप मेजरमेंट क्या कर सकते हैं, पैसे में, कोई भी गुड्स हो गया, सर्विस हो गई, ठीक है, गुड्स सर्विसेज जो हम मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं। अब आप क्या इसमें नहीं सुन लिखेंगे, मतलब बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट का कहता है कि ऐसी ही चीजें रिकॉर्ड करोगे, इसके अलावा कोई चीजें रिकॉर्ड नहीं करोगे, यानी ये टोटली क्वांटिटेटिव है। इसमें आप इमोशनल कुछ नहीं ला सकते। जैसे कि मैं किसी की मदद कर देता हूँ, किसी की मदद कर देता हूँ, तो क्या वो रिकॉर्ड किया जाएगा, या कंपनी किसी की रिकॉर्ड है, तो मान लो कोई कंपनी ही रिकॉर्ड मदद कर देती है, तो क्या वो रिकॉर्ड किया जाएगा। किस टाइप में मदद किया, जब तक वो मॉनेटरी वैल्यू में नहीं है, मॉनेटरी वैल्यू पैसा, तब तक रिकॉर्ड नहीं हुआ। ये होता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, यानी कोई भी चीज हो रही है, ट्रांजैक्शन हो रही है, गुड्स है, सर्विस है, एनीथिंग व्हिच कैन बी कैलकुलेटेड इन द टर्म्स ऑफ मनी, it should be written in the accounting books or else it should not be. Okay, that's clear। ये भी क्लियर हो गया आपको, दो कंसेप्ट क्लियर हो गए हमारे। फिर आते हैं हम गोइंग कंसर्न। व्हाट इज गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न ये कहती है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको, पर्सन ए और एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, ओके। अब अनफॉर्चुनेटली या खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात होती है कि ये भाई साहब जो है, ये पर्सन ये चल बसते हैं, ये एक्सपायर कर जाते हैं, ठीक है, एक्सपायर्ड ऑन सो एंड सो डेट, कोई भी डेट, ओके। तो क्या उसके बाद से कंपनी बंद हो जाएगी क्योंकि ये इसके ओनर थे, नहीं। क्यों, कि भाई इसमें और भी लोग तो काम करते हैं, एम्प्लॉइज हैं, और फर्दर उनके ट्रांजैक्शंस हैं, फर्दर डीलिंग्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, और भी आगे जाके समझेंगे। तो मतलब कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड जो है वो उसका ओनर ए जरूर है, लेकिन अगर ओनर किसी वजह से पास हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो उससे कंपनी की लाइफ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी विल गो ऑन टिल इट गोज एंड गोज एंड गोज इन प्रॉफिट, ठीक है। जब तक प्रॉफिट में जा रही है, आप सभी समझते हैं, जब तक प्रॉफिट में जा रही है तब तक ये जिंदा रहेगी। इसी को कहते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। क्या होता है, ये एक तो सेपरेट है, देखो हर चीज इंटर रिलेटेड है, कि ये एक तो एक बिजनेस एंटिटी और ये एंटिटी अलग अलग है, जिससे आप समझ गए होंगे। फिर मनी मेजरमेंट यानी मॉनेटरी में हम जिसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसी को मनी मेजरमेंट रखेंगे।
गोइंग कंसर्न का मतलब ये है कि ए जो उसका ओनर है और जो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, अगर एक पर्सन जो ओनर है वो किसी वजह से अगर एक्सपायर कर जाता है, कोई भी चीज ऐसी होती है अनफॉर्चुनेटली, या उसको छोड़ देता है कंपनी फॉर एग्जांपल, तो अभी वो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने जो काम है वो करती रहेगी टिल द डेट जब तक उसे पैसा बन रहा है, ठीक है, जब तक वो मार्केट में एग्जिस्ट कर पा रही है, किसी वजह से सस्टेन कर पा रही है, ठीक है, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे और किसी भी दो वजह से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या कहता है? अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट ये कहता है कि आपको कोई पर्टिकुलर स्टार्ट डेट लेनी पड़ेगी, स्टार्ट डेट, और उसकी कोई पर्टिकुलर एंड डेट होगी जिसके बीच में आप सारे काम कर सकें और अकाउंटिंग कर सकें, ठीक है, अकाउंटिंग परफॉर्म कर सकें। अकाउंटिंग परफॉर्म परफॉर्म कर सकें, ठीक है। अब ये अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड होते हैं। अकाउंटिंग पीरियड मतलब आप कुछ भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, ओके, मंथली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है, ठीक है। मोस्टली हम मंथली एंड वीकली, और एक है क्वार्टरली, क्वार्टरली, ओके, इन तीनों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, इसको इतनी प्रेफरेंस नहीं देते हैं, क्योंकि इसी इसके बीच में इतनी ज़्यादा, अगर हम इतनी इतनी छोटी चीज़ों पर ही सारी चीज़ें मेंटेन करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा होगा, ठीक है। वैसे आजकल सॉफ्टवेयर है, सब कुछ मेंटेन करते हैं, डेट वाइज आप कभी भी चेक कर सकते हो। तो स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट होनी चाहिए, यानी एक पर्टिकुलर, अब यहाँ पे इंडिया में जो अकाउंटिंग पीरियड है वो आप समझ सकते हो, जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर या फिस्कल ईयर, ओके, फिस्कल ईयर जो हमारा चलता है अप्रैल टू मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर, मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। इसको और थोड़ा क्लियर टर्म में समझा दूंगा आपको, मेरी राइटिंग थोड़ी घटिया है, सॉरी फॉर दैट, इस चीज़ में थोड़ा कोशिश करता हूँ उसको अच्छे में पॉइंट वाइज लिखता हूँ ताकि साफ साफ निकल रहा है, ओके। सो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो हमारी इंडिया की जो फिस्कल ईयर है या फाइनेंशियल ईयर है, क्या है वो, 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर, ओके। कैलेंडर ईयर नहीं है, जैन टू दिसंबर नहीं है, ध्यान रखिएगा, अप्रैल टू मार्च है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। इतना क्लियर है? हमने अकाउंटिंग पीरियड समझा। अकाउंटिंग पीरियड में क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट यही कहता है, कोई एक पर्टिकुलर स्टार्ट एंड एंड डेट होनी चाहिए जिसमें आप सारी अकाउंटिंग जो भी कर रहे हो, ट्रांजैक्शन कर रहे हो, उसको आप प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर पाओ, उसे एनालाइज कर पाओ और फर्दर चीज़ें कर पाओ जो अकाउंटिंग से रिलेटेड हैं। और उसके लिए हम वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली इस तरीके की रिपोर्ट भी बनाते हैं, पढ़ते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। हम इंडिया में मोस्टली फिस्कल ईयर जो काम, जिसको हम फाइनेंशियल ईयर, फिस्कल ईयर कहते हैं, वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च चलता है ऑफ नेक्स्ट ईयर, ठीक है। जनवरी टू दिसंबर नहीं चलता, ये जनवरी दिसंबर हम खाली कैलेंडर के लिए यूज करते हैं, फाइनेंशियल ईयर में ये यूज करते हैं, ओके, क्लियर है? चलिए फिर आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में ये कह रहा है कि ड्यूअलिटी एस्पेक्ट, सॉरी कॉस्ट वाला, कॉस्ट का मतलब क्या है? जस्ट अ मिनट, चलो कॉस्ट वाला थोड़ी देर में समझते हैं, उससे पहले कई चीजें क्लियर करते हैं तो आपको समझना है। इसको मैं इरेज करता हूँ, कॉस्ट वाले को थोड़ी बाद में समझाता हूँ। ड्यूअलिटी एस्पेक्ट, ड्यूअलिटी एस्पेक्ट क्या होता है? ड्यूअलिटी एस्पेक्ट ये कह रहा है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हुई है
ठीक है, तो उसके डबल इफेक्ट होते हैं, कभी भी एक सिंगल इफेक्ट नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने, बहुत छोटी सी बात है आप समझ ही लोगे, कि अगर मैंने कोई सामान खरीदा, ये मेरा पैसा है, ये मेरा गुड्स है, तो क्या खाली पैसा ही इफेक्ट होगा, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, सिंपल टर्म में समझते हैं इसको। अगर मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूं तो क्या सिर्फ पैसा ही खर्च हुआ मेरा, भाई हुआ होगा तो कहीं तो खर्च हुआ होगा, यानी कुछ ना कुछ आया भी होगा, यानी कोई एक चीज मेरी तरफ से अगर गई है, मान लो ये नेगेटिव हुआ है कैश, तो यहाँ मेरा सामान भी तो आया होगा, वो पॉजिटिव आया होगा, भाई किसी चीज की बढ़ोतरी भी हुई होगी। अब सेम चीज अगर मेरे पास पैसा आया है तो यानी मैंने कहीं ना कुछ मेरा सामान गया भी होगा, तभी तो ट्रांजैक्शन होगी, सेल होगी, है ना। सो इसका मतलब ये है कि एक ड्यूअल एस्पेक्ट ये कहता है कोई भी ट्रांजैक्शन होती है अकाउंटिंग में तो उसके डबल इफेक्ट होते हैं, और उसे हम दो अकाउंट्स में हमेशा रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, इतना क्लियर। नेक्स्ट, फिर हम आ जाते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन या रियलाइजेशन पर। रेवेन्यू रिकॉग्निशन रियलाइजेशन को ऐसे समझिए, एक अकाउंटिंग में जैसे कोई मान लो मेरी सेल, मैंने डील करी किसी से, किसी ए फर्म में, किसी ए फर्म ने बी फर्म से डील करी उसी दिन, मान लो ये एक 2 तारीख को करी, 2/4/2025 को करी, ठीक है, 2/4/2025 को हमने डील करी, इतना क्लियर। तो मान लो इन्होंने इसको डिस्काउंट दे दिया, इन्होंने इसको डिस्काउंट दिया 20% का, जैसे कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट, और आपको बता दूं कि ट्रेड डिस्काउंट की कभी भी जर्नल एंट्री नहीं बनती है, ओके, क्यों, क्योंकि वो शुरू में ही हो रहा है, उससे कोई लेना नहीं, यानी हमारा प्राइस ही फिक्स हो गया। मान लो उन्होंने जो हमको प्राइस फिक्स दिया, मतलब एक एस्टीमेट दे दिया कि भाई 10,000 रुपीज़ का आपका सामान पड़ेगा, बी वाले ने कह दिया, तो हमने बोल दिया ठीक है भाई भेज दो, हमने क्या किया 10,000 की गुड्स उससे ले ली, लेकिन अभी तक ना इसमें ना हमने पैसा पे किया है और ना अभी तक गुड्स हम तक पहुंचे हैं, है ना मजेदार बात। अभी तक ना पैसा हमारी तरफ से गया है और ना गुड्स अब तक वहां पर पहुंचे, लेकिन हम दोनों अपनी बुक्स में ये एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे, हम वहां पे दिखाएंगे कि 2 तारीख को हमारी ये ट्रांजैक्शन हुई है। क्या ट्रांजैक्शन हुई है कि हमने परचेज, ए दिखाएगा परचेजेस हुई है, और बी अपनी बुक्स में दिखाएगा सेल हुई है, ठीक है, भले इसका पैसा बाद में आए और इसका सामान बाद में आए, ठीक है। इसको आगे और समझेंगे ऐसा क्यों करते हैं, इतना क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर आते हैं मैचिंग कंसेप्ट पर। मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है कि आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो आपकी अर्निंग से मैच होने चाहिए, ठीक है, आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं, साफ में लिखता हूँ, जितने भी एक्सपेंसेस हैं उस पर्टिकुलर पीरियड में वो आपकी उस पर्टिकुलर पीरियड की अर्निंग से मैच होनी चाहिए, ठीक है, ये क्लियर है। इसमें बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। नेक्स्ट, नेक्स्ट आते हैं फुल डिस्क्लोजर पे। फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट ये कहता है कि आप जो भी अकाउंट्स बना रहे हो उसमें आप अपनी सारी चीजें रिकॉर्ड करोगे और सारी चीजें बताओगे, ठीक है, आप इसमें कुछ भी नहीं छुपाओगे, जो मॉनेटरी टर्म्स में ट्रांजैक्शन हो रही है, चाहे कैसी भी हो, चाहे पैसा आया हो चाहे नहीं आया हो, चाहे आएगा फ्यूचर में आएगा अभी नहीं आया है, कुछ भी एनीथिंग, अभी हमने पहले कंसेप्ट समझ लिया था, है ना। तो क्या है, फुल डिस्क्लोजर है, और आप अपने सारे जो अकाउंट्स हैं, जिसे कहते हैं ट्रायल बैलेंस, पीएनएल एंड बैलेंस शीट, जो भी उसके
इंटरेस्टेड व्यूअर है, इंटरेस्टेड व्यूअर है, इंटरेस्टेड व्यूअर मतलब जो भी इन अकाउंट्स को देखना चाहते हैं आप उसे डिस्क्लोज कर दोगे, सबको इन्फॉर्म कर दोगे। इन्फॉर्म क्या करोगे, पब्लिश कर दोगे, जिससे वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट्स को देख सकते हैं कि आपकी एक्चुअली परफॉर्मेंस क्या चल रही है। ठीक है, इतना ही है इसमें। नेक्स्ट आते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि आपको जो भी अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, अकाउंट्स मेंटेन करने हैं वो रेगुलरली करने हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपने फर्स्ट वीक तो किए, अब सीधा फोर्थ वीक में कर रहे हो, है ना, ये नहीं चलेगा। क्यों? ये इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि जब आप इस तरीके से अकाउंट मेंटेन करोगे तो आप आधी चीजें तो लैप्स हो जाएंगी, गुम हो जाएंगी। आधी इसके बीच की जो ट्रांजैक्शन है सेकंड और थर्ड वीक की, वो कहाँ है, वो तो गायब हो जाएंगी। फिर आपके एस्टिमेट गलत आएंगे, आपके एक्सपेंसेस के एस्टिमेट गलत आएंगे, आपकी सारी चीजें, जितनी भी चीजें आप रिकॉर्ड कर रहे थे, जो एक्चुअल में खर्चा हुआ है, जो एक्चुअल में गेन किया, वो गलत आएगा। इस वजह से हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है। ठीक है, ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। नेक्स्ट आते हैं हम कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस। इसका मतलब ये है कि कोई भी कंपनी, जैसे मैंने अभी बताया एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, अगर वो कंपनी का प्रॉफिट है मान लो 50,000, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, चल 5 लाख ले लो, नहीं बोलोगे यार क्या गरीब वाली बात कर रहे हो, तो 50,000 सॉरी 5 लाख, ओके। अगर वो कंपनी उसका मान लो 5 लाख का 5 CR मान लो, यार नहीं बोलो बहुत ही गरीब वाली बात कर, आज के ज़माने में करोड़ क्या है ना भैया, बहुत है, पैसा कमाने में जोर लगता है। ठीक है, 5 करोड़ है मान लो, तो वो अपनी कभी भी जो प्रॉफिट है वो इन्फ्लेट करके नहीं दिखाएगी। जो भी प्रॉफिट है वो इन्फ्लेट करके नहीं दिखाएगी। ठीक है, उसको हमेशा एग्जैक्ट या उससे एग्जैक्टली ही दिखाना है। कम भी दिखाते हैं लोग जानबूझ के, लेकिन आपको उतना ही मेंटेन दिखाना है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं। एक्चुअल में रियल लाइफ में तो, लेकिन कई लोग क्या, बड़ी बड़ी कंपनियां भी कम ही दिखाती हैं, वो और आगे चल के समझेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या है, 5 करोड़ है, कैसे कम दिखाती है वो भी अलग तरीका है। प्रॉफिट अगर मान लो 5 करोड़ तो आपको उतना ही दिखाना है, उससे कम नहीं दिखाना है। ठीक है, यही है कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस का बेसिक कंसेप्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं मटेरियलिटी। मटेरियलिटी मतलब यही जो मैंने आपको समझाया, इसमें हमने सीखा था अभी थोड़ी देर पहले, मटेरियल मैनेजमेंट वाला, मनी मेजरमेंट वाला, कुछ ये इसी से इंटर रिलेटेड है। ठीक है, जो भी चीज़ें आप मटेरियल फॉर्म में ले सकते हो उसी को रिकॉर्ड करोगे, जो मटेरियल फॉर्म में नहीं ले रहे हो, जिसका सेल परचेज नहीं हो रही, वो आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। फिर आते हैं ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी आप समझ सकते हो कि कोई भी जो अकाउंट रिकॉर्ड कर रहा है, अकाउंट रिकॉर्डिंग जो कंपनी कर रही है वो नॉन बाइज्ड वे में करेगी, नॉन बाइज्ड वे में करेगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि मेरे मन में जो आ रहा है मैं वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जितनी मर्जी का आ रहा है उतने का रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है 1 का 2 दिखा रहा हूँ, 2 है तो 1 दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। ये भी नहीं हुआ कि मैं इनकम हो नहीं रही है, इनकम हो रही है लेकिन मैं एक्सपेंस बताया जा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिविटी क्या है, नॉन बायस होना चाहिए आपका सारा काम, इस वे में होना चाहिए। ठीक है, हाँ, कॉस्ट कंसेप्ट अब आते हैं लास्ट में, कॉस्ट कंसेप्ट पर। कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता है कि अगर आपने कोई मशीनरी मान लो 1/10/2012 को खरीदी है, वो खरीदी है 10 लाख में। ठीक है, अभी लेकिन जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो मान लो 2/4/2025 में कर रहे हो और उसकी अभी वैल्यू आपके सामने है 8 लाख, डिप्रिसिएशन वगैरह होता है वो सब पढ़ोगे।
ठीक है। तो आप जो जब रिकॉर्ड करोगे वो एक्चुअली में यही रिकॉर्ड करोगे, जो इनिशियल वैल्यू थी, इनिशियल कॉस्ट थी, जो परचेजिंग कॉस्ट थी, आप ये रिकॉर्ड नहीं करोगे। ठीक है, इसके लिए फर्दर हम एडजस्टमेंट करते हैं, डिप्रिसिएशन वगैरह दिखाते हैं, वो सब अलग चीज़ है, लेकिन आप जो मेन बुक्स में दिखाओगे अपना फिक्स्ड एसेट्स, वो इसी को दिखाओगे। ओके, ये है आपका कॉस्ट कंसेप्ट। सो हमारी ये दो चीजें हो चुकी हैं। अब एक छोटी सी चीज और सीख लो, जिसमें अभी मैंने बात बताया था कि एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ट्रांजैक्शन हो रही है, लेकिन ना पैसा पहुंचा है ना सामान पहुंचा है, फिर भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसका ऐसा समझ लो कि अकाउंटिंग के सिस्टम क्या होते हैं, जैसे सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है, सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग, इसमें क्या करते हैं, दो तरीके से रिकॉर्ड किए होते हैं। एक होता है एक्रूअल बेसिस और दूसरा होता है कैश बेसिस। कैश बेसिस तो आप नाम से समझ लोगे, पैसा व सामान। ठीक है, यानी एक हाथ ले एक हाथ दे, ये क्लियर है। यानी जिस दिन आपने मान लो 1 तारीख को ही आपने ये ट्रांजैक्शन किया है और 1 तारीख को ही आपका सामान आ गया, ये तो बहुत ही इजी एंट्री है, आप इसमें कुछ भी कर दोगे। अगर परचेज कर रहे हो तो परचेज को डेबिट करके कैश को क्रेडिट कर दोगे। इस तरीके से अलग अलग चीजें, वो अकाउंटिंग एंट्रीज हम आगे पढ़ेंगे। और एक्रूअल बेसिस ये कहता है लेकिन कि मेरा सामान नहीं आया, ऐसे समझते हैं क्रेडिट बेसिस, इसको दूसरा नाम दे दो क्रेडिट बेसिस। क्रेडिट बेसिस में क्या होता है कि सामान अभी आया नहीं है, लेकिन मैं रिकॉर्ड कर लूँगा, उसी दिन कर लूँगा। ठीक है, 1 तारीख को अगर मेरी डील हुई है तो मैं इसे 1 तारीख का ही डील कर लूँगा और उसी दिन अपना रिवेन्यू दिखाऊंगा। इस पर सेल हुई है तो सेल का आपको मैं बाद में नहीं दिखाऊंगा, उसी डे पे दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये दो बेसिस होते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड करने के, कैश एंड एक्रूअल बेसिस। आई होप अभी तक चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी और जैसा मैंने पढ़ाया उससे कुछ ना कुछ नॉलेज एनहेंस हुई होगी। और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और आगे हम पढ़ेंगे एंट्रीज। ठीक है, जर्नल एंट्रीज जिसे हम कहते हैं जर्नल एंट्रीज। जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तो आपको कई चीजें क्लियर हो जाएंगी कि नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होता है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होता है। ठीक है, कौन कौन सी चीजें एक्सपेंसेस में आती हैं, हेड्स क्या होते हैं, उसी सीधी लिखता हूँ, हेड्स क्या होते हैं अकाउंटिंग में। ऐसे प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में मास्टर भी कहते हैं, मास्टर डेटा। ठीक है, तो ये सब आगे पढ़ेंगे हम आने वाली वीडियोस में। इस तक अगर थोड़ी लॉन्ग वीडियो हो गई होगी तो आप इसे फास्ट करके देख सकते हो। जहाँ तक मेरी समझ है मैंने कॉमन लैंग्वेज में लेमन टर्म में बहुत ठीक समझाया है, और बाकी आपके रिव्यूज़ के ऊपर है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मैं इसे और कैसे अच्छा करूँ, और इस तरीके के मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस अकाउंटिंग से रिलेटेड लाता रहूँगा। तो थैंक यू।